नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। ये हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत इफेक्ट करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है डे टू डे लाइफ में भी और फिजिक्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रिक्शन एक्चुअल में क्या है? एक रिवर्स फोर्स है जो फिजिक्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। अब कैसे अप्लाई होता है ये है, इसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले एक कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट, तो दो ऑब्जेक्ट के बजाय हम क्या करते हैं, एक तो लेते हैं सरफेस, ये तो सरफेस है, और इसके ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, m मास का एक ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एक कांटेक्ट है। तो कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट होने की वजह से क्या है, कोई कांटेक्ट सरफेस भी है, कांटेक्ट सरफेस है, ठीक है। तो कांटेक्ट सरफेस है, तो इस कांटेक्ट सरफेस है, इसकी वजह से क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच में एक क्या है, इंटरेक्शन है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं ये सब क्या है, न्यूक्लियस हैं, एटम्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, इनकी वजह से क्या होता है, इन सरफेसेस के बीच में क्या होता है, बॉन्ड्स बनती है, और बॉन्ड बनने के साथ ही तो ये इनके बीच में क्या इंटरेक्शन है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जब भी इस सरफेस के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा, या ये सरफेस मूव करेगी, दोनों के बीच में क्या है, कोई रिलेटिव मोशन हो सकता है। जब रिलेटिव मोशन प्रेजेंट हो, तब जब भी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, या तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव करे, या ऑब्जेक्ट ना मूव करके सरफेस मूव करे, तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो रिलेटिव मोशन जो होगा, तो एक क्या होगा, अपोजिशनल फोर्स जनरेट होगा, विल जनरेट, ठीक है, विल जनरेट अगेंस्ट रिलेटिव मोशन। इस रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट क्या होगा, एक अपोजिशन फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, दैट इज फ्रिक्शन। उसी को हम फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। यही है आपके फोर्स की, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन की डेफिनेशंस। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, या एक ऑब्जेक्ट व एक स्लाइडिंग सरफेस हो, उस सरफेस के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो एक अपोजिंग फोर्स जनरेट होगा, या अपोजिंग फोर्स जनरेट होगा कहना तो थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जनरेट नहीं होगा, वो तो वैसे वहां है प्रेजेंट। ऑपोजिट फोर्स विल कम इन प्रेजेंस, यानी वो प्रेजेंट आएगा, विल प्ले रोल, ठीक है ना, वो रोल करेगा। विल प्ले रोल मैंने इसलिए कहा है, देखिए इसमें भी एक कंसेप्ट छिपा हुआ है
क्योंकि वहाँ जनरेट कुछ भी नहीं होगा, नई चीज़ को जनरेट नहीं होगी, वहाँ पहले से ही है। वहाँ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल एबिलिटी, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी वहाँ पहले से ही प्रेजेंट है। सिर्फ क्या होगा, वो रोल करने लग जाएगी, विल प्ले रोल अपना रोल निभाने लग जाएगी, विल प्ले रोल अगेंस्ट रिलेटिव मोशन दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, वो रोल अदा करने लग जाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये आपकी दो सरफेसेस हैं और इसके ऊपर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जाता है, मूवमेंट इधर हो रहा है, तो क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर अप्लाई होगा, ठीक है। यानी हमने क्या किया, इसके ऊपर कोई एक फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, अगेंस्ट, भाई फोर्स इधर किया, इसका मतलब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, तो उसको अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इधर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन अप्लाई करेगा, ये है फोर्स। और अगर बाई चांस मान लीजिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस, ये फोर्स जो है इधर अप्लाई किया हमने, तो उसको अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, इस साइड में, अपना इस साइड में अप्लाई होगा, जो उसका रोल सिर्फ है अपोज रिलेटिव मोशन। यानी कि ये जो भी फोर्स हमने अप्लाई किया है, चाहे ऑब्जेक्ट पे करो या सरफेस पे करो, जो नीचे वाले दूसरे ऑब्जेक्ट पे करो, तो उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन जो जनरेट होगा, उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फोर्स होगा। अच्छा, वो होता किस वजह से है, वो होता है इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ऑब्जेक्ट और इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। अब आप एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये जैसे ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये इस तरह से नहीं रखा हुआ होता है, और इस फ्रिक्शनल फोर्स की क्या होती है, इस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती है, इस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, अलग होता है, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट अलग होता है। हम जानते हैं ऐसा एरिया पे डिपेंड, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये एरिया कितना भी हो। तो मैं एक पॉइंट बताता हूँ, वो क्यों है भी बताता हूँ। देखिए ऐसा है, क्या है कि ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के नीचे से क्या है, ये ऑब्जेक्ट की सरफेस क्या है, इस तरह से है। जब हम इसको माइक्रोस्कोपली देखते हैं तो ये इसकी सरफेस क्या होती है, इस तरह से होती है। और ऐसे ही ये आपकी जो सरफेस है वो भी क्या है, इस तरह से है, ठीक है ना, ये इस तरह से नहीं है। तो देखिए इनके बीच में क्या है, इनके बीच में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो अलग अलग है, अलग अलग सरफेसेस पे अलग अलग होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा स्मूथनेस होगी, जितनी ज़्यादा स्मूथनेस होगी उतना ही क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। स्मूथनेस होगी तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम हो जाएगा, और स्मूथनेस अगर नहीं होगी, रफ सरफेसेस होगी, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है F does not depends upon एरिया या विजुअल, अगर ऐसे मैं कहता हूँ विजुअल यानी हमारी नेकेड आई से दिखने वाली, ठीक है ना। वैसे तो देखो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है, तो उसे तो हम मेजर कर नहीं सकते, ये जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है उसे तो हम मेजर कर नहीं सकते, लेकिन जो हमें दिख रहा है वो क्या है, विजुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। तो विजुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कितना है, ध्यान से देखा जाए तो यही इतना ही हुआ, यही जो एरिया है वही विजुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। और एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, अलग होता है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, उनकी जो सरफेसेस है वो क्या स्मूथ तो है नहीं, वो तो जिगजैग है या रफ सरफेसेस है, उनके बीच में क्या है, ठीक है ना। उनको हम क्या करते हैं, अगर माइक्रोस्कोप लेके देखते हैं तो स्मूथनेस नहीं है, ठीक है ना, वो अजीब अलग तरह से, उससे क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट डिफर हो जाता है, तो उसे हम मेजर कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, आगे जाकर के हम देखेंगे कि भाई अब ये जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट किस पे डिपेंड करता है वो, या उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट को,
तो वो उसको एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो थोड़ा सा आगे देखेंगे हम, ठीक है। लेकिन फर्स्ट जो नोट है वो यही है कि जो F जो फ्रिक्शन है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन विजुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है, ठीक। अब मैं आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बताने से पहले, F को बताने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टेक्ट फोर्स होता है कोई भी दो सरफेसेस, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टेक्ट होने की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ है उसे कॉन्टेक्ट फोर्स कहेंगे, ठीक है। क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच में एक कॉन्टेक्ट फोर्स जनरेट होगा, दैट इज F। इस कैपिटल F को हम क्या कहेंगे, कॉन्टेक्ट फोर्स कहेंगे, जो इनके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। और इस सरफेस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा, वो तो ये होगा, और इस सरफेस के इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस पे भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स अप्लाई होगा, उसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरफ से को फॉलो करते हुए ये कॉन्टेक्ट फोर्स होंगे, ठीक है। लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि इसकी वैल्यू क्या हो, mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके इक्वल हो, लेकिन ये कॉन्टेक्ट फोर्स और mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कंसेप्ट कभी भी दिमाग में गलत मत बैठा लीजिएगा। कई सिचुएशंस ऐसी हो सकती है कि जब इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉन्टेक्ट फोर्स की वैल्यू एग्जैक्ट mg के इक्वल हो, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट फोर्स है F। और इस F जो कॉन्टेक्ट फोर्स है, इसके क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। इस कॉन्टेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, तो जैसे मैंने ये यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये कॉन्टेक्ट फोर्स है आपका F, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। कैसे? ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब ध्यान से देखिए आप, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, हाँ, वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इसकी डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन डिपेंड करता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तो हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि इस FC की डायरेक्शन तो क्या होती है, FC की डायरेक्शन डिपेंड करती है इस F के ऊपर, नहीं, थोड़ा सा गलत है, थोड़ी सी ये बात गलत है। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो सिचुएशन है, अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस F का, जो भी F होगा, जो भी F होने वाला है उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, वो तो क्या फिक्स हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। इसको R या N से रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे ही दूसरी सिचुएशन में क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो क्या हो गया, R और N, ये तो फिक्स हो गया। दोनों कोई दो सिचुएशन बताने वाला हूं मैं आपको, R की डायरेक्शन तो फिक्स हो गई, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसमें मोशन हो रहा है। तो मोशन होने से क्या होगा, मोशन की कोई एक डायरेक्शन होगी। तो मोशन की डायरेक्शन मान लीजिए, अगर रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन ये है, ठीक है, v रिलेटिव मोशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, चलो एक्सेलरेशन लिख देते हैं ज़्यादा ठीक है। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इस साइड हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, रिलेटिव एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। हो सकता है ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, या तो इधर होगी या इधर होगी, ठीक है, दो ही होगी। तो अब क्या है कि रिलेटिव डायरेक्शन जो है, रिलेटिव वेलोसिटी है या रिलेटिव जो इनके बीच में मोशन है, उसको अपोज करेगा क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस कंडीशन में किधर होगा, वो होगा कंपोनेंट इधर होगा, अपोज करेगा, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब ये दोनों कंपोनेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स बनाते हैं। तो क्या करना है, इनका वेक्टर एडिशन कर दीजिए। इनका वेक्टर एडिशन किया हमने तो वो हो गया ये,
तो ये आपका क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स Fc बन गया। उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इधर हो गई। और इस सिचुएशन के अंदर क्या कांटेक्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो गई। ठीक है, ये हो गया Fc। ये आपका वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस दोनों मिलकर के कांटेक्ट फोर्स बनाते हैं, ना कि कांटेक्ट फोर्स दोनों को बनाता है, दोनों को नहीं बना रहा है। ठीक है ना, जो कांटेक्ट फोर्स है वो क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन को बना रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, समझ गए। यानी कांटेक्ट फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जो उनका क्या है, वेक्टर सम ही है। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अब देखिए आप ध्यान से कि ये जो यानी कि कांटेक्ट फोर्स कैसे आया हमने बता दिया आपको। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब फ्रिक्शन जो है, उस फ्रिक्शंस की कुछ अप्लाइंग कंडीशंस है भाई, कुछ ऐसी कंडीशंस है, कब कब सिचुएशंस है, कुछ 3 तरह की सिचुएशंस है। 3 तरह की क्या कहेंगे, या तो 2 तरह की कह देंगे आप। ठीक है, फ्रिक्शंस कब कब अप्लाई हो रहा है, देखिए आप। सबसे पहले फ्रिक्शन क्या है, रेस्टिंग पोजीशन में। रेस्टिंग पोजीशन यानी जब क्या है, रिलेटिव मोशन 0 है। ठीक है, दूसरा है व्हेन स्लाइडिंग पोजीशन में। स्लाइडिंग पोजीशन यानी जब क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, या स्लाइडिंग के बजाय मूविंग पोजीशन बोलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, जब क्या हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, मोशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब मूविंग पोजीशन, स्लाइडिंग पोजीशन का, रेस्टिंग पोजीशन का मतलब होता है कि हमने क्या किया, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ना, कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, वो तो आगे बताऊंगा, वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब रेस्टिंग पोजीशन में लग रहा है और हमने इसके ऊपर क्या किया, इसको फोर्स लगाया, ये चीज आगे नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या, हमने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से रिलेटिव मोशन जनरेट होने वाला है, लेकिन उसको अपोज करेगा कौन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा ना, उसे हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग पोजीशन के अंदर लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कर कहेंगे। और मूविंग पोजीशन यानी कि जब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, ये 2 तरह से कर सकता है। कैसा, पहला तो स्लाइडिंग मूवमेंट, भाई स्लाइड भी तो कर सकती है, और दूसरा होता है रोलिंग मूवमेंट। रोलिंग मूवमेंट, MOVE मूवमेंट। ठीक है, यानी कि क्या हो सकता है, किसी भी सरफेस के ऊपर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकता है, स्लाइड करेगा तब। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब बाई चांस मान लीजिए कि कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, राउंड, नियर अबाउट राउंड शेप का हो, तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर रोल करेगा, तब एक अलग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो मूविंग पोजीशन के अंदर देखो क्या होगा, ये 3 तरह की सिचुएशंस बन रही है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तीनों कंडीशन में अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ में मैं आपको 3-4 जो टर्म्स है, जो आने वाली है, अभी आने वाली है, वो उनके बारे में बताता हूं, वो कौन कौन सी है। फर्स्ट है आपका स्टैटिक फ्रिक्शंस। इन टर्म्स को याद रख लीजिए। दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शंस, ये टर्म्स आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है सेल्फ लिमिटिंग।
प्रॉपर्टी। फोर्थ है सेल्फ लिमिटिंग हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शंस। नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन से पहले हम करते हैं इंपेंडिंग मोशंस। इंपेंडिंग मोशन, ठीक है। फोर्थ है आपका काइनेटिक फ्रिक्शंस, एंड लास्ट है रोलिंग फ्रिक्शंस। रोलिंग फ्रिक्शंस, ठीक है ना। ये टर्म्स देख लीजिए, 6 टर्म्स को आपको हम आगे स्टडी करेंगे। इनको रब कर दूं मैं, सबको थोड़ा सा इंडिविजुअल मैं आपको बता देता हूं, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सा है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शंस। स्टैटिक फ्रिक्शंस वो फ्रिक्शन है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, इस तरफ हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, यानी कि हम क्या करें, इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको मूव करना चाहते हैं। तो क्या हो गया, धक्का देने पे क्या होगा, वो चीज़ आगे नहीं बढ़ती है, आगे नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, इसको कोई एक अपोज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो देखिए वो आगे नहीं बढ़ रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, तब तक जो फोर्स अप्लाई होगा ना, जब तक आगे वो बढ़ नहीं रही है हमने, तो उसे क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया, फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या होना चाहिए था, उसके अंदर मूवमेंट होना चाहिए था। यही होता है ना, यही रूल है न्यूटन्स का रूल। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया तो वो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होगा, हाँ, अब यहीं से देखिए एक बात आ जाएगी, ये हमने जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए था, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए था, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए था, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड होना चाहिए था। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उसी मोशन को क्या बोलते हैं, इंपेंडिंग मोशन कहते हैं, ठीक है। लगाया मैंने, थोड़ा सा फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से भी क्या, थोड़ा सा एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो जो नहीं हुआ और होना चाहिए था, उस मोशन को क्या कहते हैं, इंपेंडिंग मोशन कहते हैं। यानी वो मोशन, जो मोशन होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। और क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या था, इसकी क्या थी, वैल्यू कम थी, इसका मैग्नीट्यूड कम था, इसकी कंपैरिजन में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या था, ज्यादा था, वो ज्यादा इफेक्टिव था। तो ये क्या हो गया, अपना फेल हो गया और ये कुछ भी रिजल्ट नहीं दे पाया, ठीक है। तो उस सिचुएशन को, जब तक ये फोर्स ऑफ, ये क्या होता है, एफ क्या करता है, अपना रिजल्ट नहीं दे पाता है, तो क्या होगा, इसको अपोज करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा वो इसके इक्वल होगा, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक यानी स्टेटिंग पोजीशन, यानी रेस्टिंग पोजीशन में है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इनके बीच में अभी तक रिलेटिव मोशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो एफ है, इस एफ की वैल्यू क्या हो गई, यहां पे देखिए, जितना ये लगाओगे उतना ही ये यहां पे रोल अपना अदा करने लग जाएगा, प्ले रोल करना शुरू कर देगा, उतना ही फोर्स। यानी इसकी वैल्यू क्या करेगी, इसके ऊपर डिपेंड करती है, जितना ये लगाएंगे उतना ही ये बढ़ जाएगा, जितना ये लगाओगे उतना ही ये बढ़ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, सेल्फ लिमिटिंग हो गई। तो देखिए ये आ गया सेल्फ लिमिटिंग प्रॉपर्टी, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर क्या होती है, सेल्फ लिमिटिंग प्रॉपर्टी होती है। आपने जितना फ्रिक्शन, जितना फोर्स इस पर लगाया, उसी हिसाब से क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोल अपना अदा करने लग जाएगा, प्ले करने लग जाएगा, उतना ये बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके अंदर देखिए एक वर्ड है सेल्फ लिमिटिंग। इसने क्या करता, अपने आप को सेल्फ तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन क्या है, इसकी एक लिमिट भी है, एक लिमिट भी है, ठीक है। तो लिमिट भी है, यानी एक लिमिट तक ही ये बढ़ सकता है भाई, इसके पास में जितनी कैपेसिटी है। यानी कि क्या होगा, जितना इन दोनों के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस ऑब्जेक्ट और उसके बीच में जो भी इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन की एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही बढ़ सकता है, यानी एफ मैक्स बी होता है, ठीक है, एफ मैक्स बी होता है। यानी कि ये जो कैपिटल एफ है, ये क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल्स टू एफ मैक्स होता है, ठीक है। नहीं, ये तो मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, एफ मैक्स है, ठीक है। एफ मैक्स क्या है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी एफ की वैल्यू क्या है,
एफ की वैल्यू एफ मैक्स जो है वो क्या होगा, यानी कि वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इसको अपोज करे उसे ही हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शंस कहेंगे। वो उसकी लिमिट वैल्यू है, यानी कि एक लिमिट पे तो जाके क्या होगा, ऐसी लिमिट तो आएगी ही आएगी, तब क्या हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसमें मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, ऐसा ही होता है। हम क्या करते हैं, किसी टेबल, जैसे कोई टेबल रखी हुई है कहीं पे भी, या टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है, तो हमने क्या किया, उसको अंगुली से फोर्स लगाया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, जैसे ये मान लीजिए है ना, तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, हल्का सा फोर्स लगाया, देखो इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, मैं बढ़ाता जाऊंगा तो देखिए एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब मूवमेंट स्टार्ट होगा, जस्ट स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो फोर्स होगा ना, उसे वो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। दैट एफ मैक्स इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शंस, उसको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, एफ मैक्स, वो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू हो गई। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा सा इन सबको रब कर दूं एक बार। यानी कि क्या हुआ है, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को जस्ट देखी, अभी इसका होने वाला है, यानी कि एक ये जो सरफेस थी, ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया, फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, सेल्फ लिमिटिंग इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये क्या होता है, इसकी लिमिट इसकी बढ़ती जाती है, इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन एक वैल्यू एफ मैक्स वैल्यू पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो फोर्स है ना, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो हाईएस्ट लिमिट, उसके बाद में इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टार्ट होने लग जाएगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मोशन स्टार्ट होने वाली जो इस एफ मैक्स की लिमिट है, उसके बाद क्या होगा, जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई, यानी इस कंडीशन के बाद में ये काइनेटिक स्टेट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और इनके बीच में क्या हो जाएगा, मोशन जनरेट हो जाएगा। तो तब क्या होगा, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये अपना रोल अदा करना बंद कर देगा। तब क्या होगा, एक नया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा, जो क्या करेगा, पहले तो क्या कर रहा था, मोशन के स्टार्ट होने को जो अपोज कर रहा था, वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन जब एक बार मोशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लगता ही है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोल अदा करेगा, उसको क्या करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शंस कहेंगे हम। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, जब मोशन स्टार्ट हो गया है। ठीक, और तीसरा और लास्ट जो है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, जब इस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, वो क्या होता है, वो होता है राउंड शेप, सर्कुलर या ओवल या स्फेरिकल, इस तरह की भी तो हो सकता है ना वो। तो अब वो क्या करेगा, इसके ऊपर रोल करेगा, वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रोल करेगा। तो देखिए उस कंडीशन में जब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस तरह की शेप का हो, तब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस पर रोल करेगा, तो तब भी एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तीनों की वैल्यू अलग अलग होती है, तीनों की वैल्यू अलग अलग होती है, कितनी होती है यह भी हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वो है ग्राफ। ग्राफ क्या है, ग्राफ है एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड ये है आपका फोर्स अप्लाइड ऑन बोथ, यानी कि फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, इनके बीच में एक रिलेशनशिप का एक ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो देखिए क्या होता है, आप यहां से स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे इस फोर्स की बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया, ग्राफ इस तरह से बनेगा, देखिए आप। ठीक, यानी कि क्या होगा, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ग्राफ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी। एक कंडीशन आने के बाद ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन क्या होगी, यहां पे एफ सी, ये सिचुएशन ऐसी आ गई एफ सी, उस पे क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहां तक क्या करेगा, ये मोशन को अपोज करेगा।
लेकिन जैसे ही एफसी कंडीशन पे ये फोर्स पहुंच जाएगा उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करने लग जाएगा। लेकिन तब क्या है, अगर हम इस फोर्स की वैल्यू को घटा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर मोशन इसमें प्रेजेंट रहेगा, मोशन रहेगा, और रहने के बाद क्या होगा, इसमें मोशन आना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू घट जाएगी, और घटने के बाद में इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू तक तो इसमें रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा, लेकिन रिलेटिव मोशन एक लिमिट टिकिंग वैल्यू जो वो क्या है, एफ सी है, ये एफ सी के बजाय एफ एस कहूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, एफ एस मैक्स, ठीक है। एफ एक्स मैक्स तक तो क्या होगा, इसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, थोड़ा सा फोर्स लगाने पर भी, थोड़ा कम फोर्स लगाने पर भी इसमें क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। स्लाइडिंग मूवमेंट आकर के ये क्या करेगा, मूव करना हो जाएगा, और फिर क्या होगा, एक लिमिटिंग मैक्सिमम काइनेटिक फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये यहां पे एफ के अपना रोल अदा करना शुरू कर देगा, और इस जो मोशन है, जो भी स्लाइडिंग मोशन, उसको अपोज करना शुरू कर देगा। लेकिन ध्यान दीजिए, एफ के इज ऑलवेज इक्वल्स टू या लेस देन एफ मैक्स, ठीक है ना। इस एफ मैक्स जो स्लाइडिंग एफ मैक्स है उसका, सॉरी स्लाइडिंग नहीं, स्टैटिक जो एफ मैक्स है उससे हमेशा या तो बराबर होगा या छोटा ही होगा, एफ के हमेशा उससे छोटा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल फोर्स को लेते हैं, इंडिविजुअल फोर्स, और अब तक जितने भी ये कंसेप्चुअल बातें बताई थी मैंने आपको, उनको लेते हुए हम क्या करेंगे, हर एक का रोल, यानी कि इनकी हम डेरिवेशन लाएंगे, भाई ये होते क्या है, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, और कौन इनको डिसाइड करता है, ठीक है। फ्रिक्शंस के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शंस। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहले तो ये है कि F इज इक्वल्स टू F, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या होगा, पहली सिचुएशन तक F हमेशा क्या होगा, वो क्या करेगा, F के बराबर होगा। आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे उसके बराबर हो जाएगा। अब इसके अंदर कंडीशन क्या है, अप टू एफ मैक्स, समझ गए। यानी कि क्या होगा, यहां पे ये जो एफ है ये क्या, सेल्फ लिमिटिंग है या सेल्फ एडजस्टिंग है, यानी कि जितना आप एफ उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे उतनी क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सेल्फ बढ़ती जाएगी। लेकिन कब तक बढ़ती जाएगी, एक लिमिट तक ही, एफ मैक्स तक ही बढ़ेगी, ठीक है। तो अब क्या है, सेकंड पॉइंट आ जाता है एफ मैक्स। तो एफ मैक्स क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और आर, मतलब एन और आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एन और आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। यानी एफ मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और आर, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, एफ मैक्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमें क्या करना, इक्वल में बदलना है। इक्वल में बदलने के लिए हमें एक कांस्टेंट की आवश्यकता होती है, तो दैट इज म्यू एस इंटू आर, म्यू एस आर, ठीक है। म्यू एस आर हो जाएगा। तो यानी ये क्या म्यू एस क्या हो गया आपका, ये म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। म्यू एस को एम एस की बजाय ये एस है, म्यू एस, ठीक है। ये म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स है। ध्यान से देखिए आप, यहां इस सिचुएशन में इट इज डायमेंशनलेस, ये क्या डायमेंशनल लेस है, सिर्फ क्या है इसकी एक कोई वैल्यू है,
इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो म्यू एस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ध्यान से देखो तो आप, एफ मैक्स अपॉन आर हो गया, ये हो गया इसकी वैल्यू, म्यू एस इज इक्वल टू एफ मैक्स अपॉन आर। ठीक, अब क्या है, मैं इसी से ही आपको थोड़ा सा और आगे बताना चाहता हूं भाई। एफ ये तो हो ही गया भाई, एफ मैक्स होता क्या, कितना है। और ध्यान से देखिए आप, अभी मैंने आपको थोड़ा पहले क्या किया था, म्यू एस इज इक्वल टू एफ मैक्स अपॉन आर है, तो मैंने आपको भी कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताया था। कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज एफ, ठीक है, दैट इज एफ। ठीक, और एफ, और ये एफ जो होता है वो क्या होता है, दो का, इसके दो पार्ट होते हैं, एफ फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन एन या आर। ठीक है, इसको किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एन और आर। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज थीटा। थीटा है, तो ध्यान से देखिए आप, इस एफ के दो पार्ट हो जाएंगे, तो इसका आपका ये हॉरिजॉन्टल पार्ट तो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा, इसकी सहायता से देखेंगे तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा। और इसका वर्टिकल पार्ट वो क्या हो जाएगा, एफ, नहीं क्या मैं ये सही कह रहा हूं ना, इसके ये क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो भैया इस थीटा के साथ वाला एफ उल्टा कर दिया, देखो आप, थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा, ये वाला वर्टिकल तो हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा ये लिख देते हैं, ध्यान से देखिए आप, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट तो हो गया एफ कॉस थीटा, वी यानी वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू आर के इक्वल हो गया, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा इज इक्वल टू वी हॉरिजॉन्टल, दैट इज ये यानी कि एफ, ये कैपिटल एफ है, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो यहां पे देखिए आप ध्यान से, ये एफ कॉस थीटा और ये नहीं, इसका इनका दोनों का रेशियो क्या होगा, एफ साइन थीटा अपॉन ये सॉरी कैपिटल एफ अपॉन एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आर। ठीक है, एफ से एफ कट गया, तो ये क्या हो गया, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा हो गया, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, रेशियो ऑफ एफ अपॉन आर है। और ध्यान से देखिए आप, एम एस भी क्या है, एफ अपॉन आर है, तो यहां से एक क्या देखिए आप रिलेशनशिप निकली, क्या, म्यू टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इस म्यू को डिफाइन या थीटा को डिफाइन कर सकते हैं, थीटा और म्यू इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप आया है, तो क्या है, इस थीटा को हम क्या कहेंगे, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया ये। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। तो यहां पे एक देखिए ध्यान से, एक रिलेशनशिप आई है कि क्या है, म्यू एस इज टेन ऑफ थीटा, टेंजेंट वैल्यू ऑफ थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शंस। ये याद रखिएगा, ये जो रिलेशनशिप मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये क्या होगा हमारे को, जब हम मोशन ऑन
सर्कुलर जो पाथ है, स्लाइडिंग और फ्रिक्शनल और नॉन फ्रिक्शनल जो पाथ है, वहां ये काम आएगी बहुत। इस रिलेशनशिप के बगैर हम वहां नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, tan थीटा यानी कि म्यू स्लाइडिंग इज टेंजेंट ऑफ थीटा एंड थीटा इज एंगल बिटवीन कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये है क्या है, दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। इसको रब कर दूं मैं। तो यानी कि अभी तक हमारे पास में क्या रिलेशनशिप आई कि F इज इक्वल टू म्यू एस ऑफ एन, ये एक रिलेशनशिप आ गई है, ठीक है। अब आते हैं हम वापस सेकंड पार्ट पे, वो है काइनेटिक फ्रिक्शंस, दैट इज एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। वो भी क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में भी क्या करेंगे, एफ के को इक्वल, इन दोनों की इक्वल रिलेशनशिप बनानी है, तो वो क्या होगा, म्यू के एन, हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, दैट कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ, यानी म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस होगा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो क्या है, ये भी क्या है, ध्यान से देखिए आप, इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, ठीक है। यानी कि इस सिचुएशन में भी क्या होगा, म्यू के और अपना रोल अदा करने लग जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए आप, एफ के इज इक्वल टू एम के एन और एफ स्टैटिक इज इक्वल टू म्यू एस एन। इन दोनों रिलेशनशिप को ध्यान में देखते हुए हमेशा देखिए आप, क्या है, एफ एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ के। ये हमेशा इससे या तो ज्यादा होगा या बराबर हो सकता है, छोटा कभी भी नहीं होगा। तो इससे देखिए आप दोनों को कंपेयर करते हुए, इसका मतलब क्या हो गया, म्यू एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू के एन। तो इस एन से एन कट गया, तो इससे हमें एक रिलेशनशिप मिली कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस। ये रिलेशनशिप भी हमें मिल गई, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दूं। अब आता है तीसरा, रोलिंग फ्रिक्शंस। अब देखिए, रोलिंग फ्रिक्शंस को थोड़ा सा, या रोलिंग फ्रिक्शन से पहले भी मैं थोड़ा आगे लेते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ही, काइनेटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड है। वो है, देखिए एक्चुअल में ये क्या है, एक सरफेस है, इस सरफेस पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये सरफेस क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपने आप मूव कर सकता है क्या, अपने आप मूव कर सकता है क्या, नहीं करता है, मूव नहीं करेगा ना अपने आप मूव। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इस सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दें, जैसे इस सिचुएशन में, ठीक है, ये इंक्लाइन कर दिया, तो अब ये इंक्लाइन किया है, देखो हमने थोड़ा सा इंक्लिनेशन दिया है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा, वो बात की बात है। पहले हम क्या करते हैं कि इंक्लाइन करने पर होगा क्या। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा था, इसके ऊपर एक mg फोर्स लग रहा था, और mg फोर्स की वजह से mg फोर्स लगेगा, और साथ ही साथ में क्या होगा, इसके ऊपर एक रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन, और साथ में क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, भी लग रहा होगा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है सेल्फ लिमिटिंग, क्या है, सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग यानी कि ये जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक ये अपना रोल अदा करेगा ही नहीं। देखो होता तो है ये प्रेजेंट, यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, सेल्फ लिमिटिंग है। वो क्या होगी, जैसे जैसे रिलेटिव मोशन जनरेट होगा तभी अपना रोल अदा करना शुरू करेगा। तो क्योंकि यहां इसने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने क्या किया है, रोल अदा करना शुरू नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो
इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है कांटेक्ट फोर्स। वो कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में ही अप्लाई कर देगा। यानी कि यहां पे क्या है, F यानी कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू N इज इक्वल टू mg। इस सिचुएशन के अंदर तो ये होगी कंडीशन। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा एंगल दे दिया, थोड़ा सा इसको क्या किया, ये जो सरफेस था ये ना, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया किसी भी तरह से स्लांट, है ना। तो ये क्या है कि जो हमारी सरफेस थी ये क्या होगी, स्लांटेड हो गई। हो सकती है ना ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एंगल जनरेट कर दिया, दैट इज फाई एंगल है। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, इसके ऊपर हमारा क्या हो रहा है, ये mg तो इसके ऊपर अप्लाई हो ही रहा है। mg क्या होगा, इस डायरेक्शन में, हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। mg इस डायरेक्शन में अप्लाई हो गया। तो अब ये जो mg है, इस mg के क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। इस mg के क्या होंगे, जो mg इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगा है उसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। अब वो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए आप। ये mg है, तो mg के दो कंपोनेंट क्या होंगे, एक तो इस तरह से होंगे, ये और एक ये। ठीक है, ये क्या हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा मैं गलत कर रहा हूँ, ये जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये थीट फाई है तो ये भी फाई होगा। तो इस mg के क्या हो गए, दो कंपोनेंट हो गए। तो ये वाला तो क्या है आपका, ये फाई है, ये भी फाई है, तो ये इसके हो गया तो mg कोस थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। mg कोस थीटा और mg साइन थीटा। अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या करती है, ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करती है। नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगी, करेगी, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो क्या होगा, इस mg कोस थीटा से बैलेंस हो जाएगी, और इनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन को हम मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इस mg कोस थीटा को बैलेंस कर देगी, ठीक है। लेकिन ये mg साइन थीटा है, mg साइन थीटा क्या करेगा, इसके अंदर मोशन लाएगा। क्या लाएगा, मोशन जनरेट करेगा। mg इसको क्या करेगा, mg साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ गिरना चाहेगा। इसमें तो क्या होगा, ये मूवमेंट आना चाहेगा। अब आपको मैंने ये बताया था, अगर जब भी ये रिलेटिव मोशन आने वाला यानी आने वाला होगा, तो क्या होता है, हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या करेगा, अब अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देगा। ये बढ़ाना शुरू कर देगा तो ये इस डायरेक्शन में लगने लग जाएगा, एफ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको अपोज करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपना रोल अदा करना शुरू कर देगा। अब क्या है, अगर ये एंगल ये mg की जो वैल्यू, mg साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, फाई पे डिपेंड करती है, सॉरी थीटा नहीं है, फाई है। mg साइन फाई है, जो क्या है, इसकी वैल्यू फाई की वैल्यू पे डिपेंड करती है, नहीं हमने जितना ऊपर बढ़ जाए उस पर वैल्यू डिपेंड करती है। तो क्या होगा, अगर ये कम है तो ये क्या होता है, इससे अगर कम है तो यह मोशन नहीं होगा, ये नीचे नहीं गिरेगा। यानी गिरना तो चाहेगा, इसके अंदर कोई एक इंपेंडिंग मोशन आने वाला था, जो आना चाहिए था, लेकिन इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ये नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा, जब तक इस mg साइन थीटा की वैल्यू एफ मैक्स के बराबर ना हो जाए या ज्यादा ना हो जाए, थोड़ी सी ज्यादा, बराबर तो नहीं, बराबर होने तक तो बैलेंस रहेगा, यानी कि एफ मैक्स से थोड़ी सी ज्यादा ना हो जाए, एफ मैक्स से थोड़ी सी ज्यादा ना हो जाए, तब तक इसमें क्या होगा, ये मोशन नहीं आएगा। और यही कंसेप्ट क्या होगा आपका, जो बैंक्ड रोड है, बैंक्ड रोड के ऊपर काम में आएगा, याद रखिएगा आप। यानी कि वो जो कार है, वो कार क्या रहेगी, बैंक्ड सरफेस के ऊपर पार्क रहेगी, वो गिरेगी नहीं नीचे की तरफ, इस तरफ गिरना नहीं चाहेगी। जब कब तक नहीं गिरना चाहेगी, जब तक इस फाई की वैल्यू क्या हो, इतनी ना हो जाए कि वो mg साइन थीटा को इतना बढ़ा दे कि वो एफ मैक्स के बराबर हो जाए,
ठीक है ना। तो यानी कि यही क्वेश्चन बनेगा, ये आगे भी बात आएगी, इसको हम तब और फिर रिपीट करेंगे, उसको भूल जाइए। सिर्फ मैंने आपको ये बात इसलिए याद दिलाई है कि देखिए यही बात वहां आगे भी काम आने वाली है, इसलिए यहां बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट ध्यान दे ले। तो यानी कि क्या होगा, अगर हमने थोड़ा सा ही इसको बढ़ाया है, अगर उसको हमने इंक्लाइन किया है, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, हाँ ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इस एंगल को बढ़ाएंगे, तो मान लीजिए एंगल बढ़ गया है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब क्या होगा, mg sin फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ मैक्स आ जाएगा। ठीक है, एक सिचुएशन तो ऐसी आएगी ना, जब mg sin फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ मैक्स हो जाएगा। तो एफ मैक्स हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ना। तो ध्यान से देखिए आप, उस सिचुएशन पे जब एफ मैक्स आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, उससे थोड़ा सा आगे होते ही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो इस सिचुएशन पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट स्लाइडिंग। ठीक है ना, इस सिचुएशन पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट स्लाइडिंग। तो जब ये ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग स्टार्ट कर दे, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में, इन दैट कंडीशन दिस फाई इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, उस फाई को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। उस एंगल पर ये क्या कर देगा, स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगा, तो उस फाई एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब ध्यान से देखिए आप, यहीं पे देखिए आप, यहां क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो इस पे क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से एक कॉन्टैक्ट फोर्स बनेगा। ये कॉन्टैक्ट फोर्स बन गया एफ। ठीक है, इसका कॉन्टैक्ट लिख दिया मैंने। तो ये क्या होगा, एंगल बनेगा थीटा। ये थीटा है और ये फाई एंगल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, जो बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है वो ये है कि यानी कि इस फाई होगा, जैसे वो कहते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी को, अगर उसका जो एंगल बढ़ाते हैं, उस सरफेस का, स्लाइडिंग सरफेस का एंगल बढ़ाते हैं, तो जिस एंगल पे वो क्या कर देगा, मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। तो इस सिचुएशन में देखिए ध्यान से, क्या होगा कि इसकी वैल्यू, mg की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg sin फाई हो जाएगी, और ये mg cos फाई तो है ही है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, mg sin फाई क्या हो जाएगा, f के इक्वल हो जाएगा, और mg cos थीटा किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो देखिए रेशियो ध्यान से देखिए आप, mg sin फाई इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है फोर्स एफ मैक्स। भाई इस सिचुएशन में तो ये एफ मैक्स के इक्वल हो जाएगा ना। ये एक्चुअल में ऐसा करते हैं, ये सिंबल क्या होता है इसका, स्मॉल एफ से होता है ना, एफ मैक्स। ठीक है, और mg cos फाई इज इक्वल टू n, यही है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन अगर हम एक दूसरे से इनको डिवाइड कर दें, तो एक नई रिलेशनशिप बनेगी। ध्यान से देखिए वो क्या बनेगी, mg से mg कट गया, तो एफ मैक्स अपॉन n इज इक्वल टू क्या आ गया, tan फाई, tan फाई आ गया। और आप ध्यान से देखोगे, ये वाली जो रिलेशनशिप है, इसमें क्या है, ये थीटा है, तो tan थीटा, ये देखो मैं रब कर दूं, यानी कि tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, भी क्या होता है, tan थीटा भी क्या होता है, n अपॉन, सॉरी, एफ मैक्स अपॉन r होता है, वो भी r होता है। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए आप, tan फाई भी क्या है, एफ मैक्स अपॉन n है, और tan थीटा भी एफ मैक्स अपॉन r है। तो हमें एक नई रिलेशनशिप मिल गई। क्या मिल गई, वो रिलेशनशिप ये मिल गई कि tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई इज इक्वल टू एफ मैक्स अपॉन r इज इक्वल टू म्यू काइनेटिक।
ठीक है ना, म्यू काइनेटिक या स्टैटिक जो भी है, ठीक है। यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई इज इक्वल टू एफ मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक या स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यानी कि देखिए आप क्या है, नहीं काइनेटिक नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन ही कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गई है, वो है ये tan थीटा इज इक्वल टू, यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये देखिए ध्यान रखिएगा, रिपोज यानी जिस एंगल को बढ़ाने पर मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप आ गई है। अब लास्ट फटाफट बताता हूं मैं आपको, या चलो यही समाप्त करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, उसके बारे में हम छोटा सा वीडियो आगे बनाएंगे, ठीक है। और उस फ्रिक्शन से कुछ रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आगे बताएंगे, क्योंकि अगर मैं उसे जल्दबाजी में बताऊंगा तो शायद उसके कुछ कंसेप्ट छूट जाएंगे। तो अब तक जितने भी कंसेप्ट आए हैं उनको ध्यान से सीखिए, दोबारा वीडियो को बार बार सुनिए और अपने कंसेप्ट जनरेट कीजिए। याद रखिएगा, ऑलवेज जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल ऑल डाउट्स, और यही हमारे चैनल की टैगलाइन है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, और वीडियो को चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सकें। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।